हमारी टेंस की सीरीज का फर्स्ट टेंस होगा ये, और इस फर्स्ट टेंस को हम बहुत आसान बना देंगे। इससे पहले आप लोगों को कुछ कॉमन जो चीजें हैं वो सीखनी पड़ेगी और एक अपना ग्रामेटिकल बेस तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप अपना ग्राउंड जीरो वर्क नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से किसी भी टेंस को नहीं सीख सकते। और इससे पहले की क्लासेस में मैंने आप लोगों को सिखाया है कि टेंस से पहले सेंटेंस को पढ़िए, टेंस से पहले सेंटेंस को पढ़िए, और यदि आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस के बेसिक्स को पढ़िए कि सेंटेंस के बेसिक्स क्या हैं, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। यानी ओरिजिन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब क्या है, चाहे यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, यहाँ पे आपका प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मीन वर्ब है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन। क्लियर है? उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे 26 है, मीन वर्ब अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। क्लियर है? तो इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ये बेसिक्स हमें सीखने पड़ेंगे। इससे पहले की क्लासेस में मैं आपको यहाँ तक सब चीजें सिखा चुका हूँ। इससे आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं इस क्लास में। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को? वेरी गुड, ता है, ती है, ते है, उसके बाद हाँ तू है, ते है। ये सब कॉमन में आपको दिखेगा। कहाँ दिखेगा ये सब? कहाँ दिखेगा ये सब? किसी भी हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी के किसी सेंटेंस के लास्ट में ये सब दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, राम खेलता है, राम खेलता है। तो देखिए यहाँ पे ता है आ रहा है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, उसके बाद अब आपको अगला जो हमारा रूल है वो कौन सा याद रखना है? किसी भी टेंस में दो क्रूशियल फैक्टर कौन से होते हैं, दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन से होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी और मेन वर्ब क्या यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बच्चों मैं आपको बहुत लंबा सिखा चुका। क्लियर है? बहुत लंबा मैंने आपको सिखाया है हेल्पिंग वर्ब के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी वो टोटल 26 है। 13 टाइम को दिखाने वाली है और 13 मोड ऑफ एक्शन को दिखाने वाली है। मोड ऑफ एक्शन को, जो मोड ऑफ एक्शन को दिखाने वाली हेल्पिंग वर्ब है उनको क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। चलिए बीच में क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें जरूर करना चाहिए। बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे, जो जब हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब, जब आपकी हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब दोनों का कोई वर्ब काम करे तो वो क्या वर्ब कहलाती है? बताइए आंसर। फुल वर्ब। वेरी गुड। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मीन वर्ब दोनों का एक ही वर्ब आके काम करे तो उसको फुल वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय में इज यहाँ पे एक फुल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रही है और मेन वर्ब का। तो इसे हम क्या कहेंगे? फुल वर्ब कहेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो 13 ऐसी वर्ब है जो किसको दिखाती है? टाइम को दिखाती है। हम एक्चुअल में आप किसको पढ़ रहे हैं? 13 उन्हीं वर्ब्स को पढ़ रहे हैं, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स की पढ़ाई कर रहे हैं जो किसको दिखा रही है? टाइम को दिखाती है। क्योंकि टेंस किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए यूज होता है। यस या नो? यस सर। तो हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़ा क्रूशियल रोल है यहाँ पे। यस या नो? यस सर। यानी हेल्पिंग वर्ब के बगैर कोई चीज नहीं चलेगी। उसके बाद
हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यहाँ पे मेन वर्ब का भी बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है? यस सर। जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो अमूमन वहां पे मेन वर्ब भी उसको फॉलो करेगी। क्लियर है? यस सर। हेल्पिंग मेन वर्ब किसको हेल्पिंग वर्ब किसको फॉलो करती है? मेन वर्ब को फॉलो करती है। तो हमें टेंस सीखने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। हमें टेंस सीखने के लिए दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। यदि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों चीजों के ऊपर अपना एक कंट्रोल बना लेते हैं, दोनों चीजों को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, तो टेंस आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है? टेंस आपकी मुट्ठी में होंगे। साथ में आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, साथ में आपको ऑर्डर का नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? सो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में? बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? डू डज। डू और डज। डज है। वेरी गुड। डू और डज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? डू किसके साथ यूज होता है? आई वी यू दे। आई वी यू और दे। किसके रूप में हो ये सब? अरे किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में होने चाहिए। किसके रूप में? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट कहाँ आता है? किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट से होती है। यस या नो? Yes, sir. किसी भी वाक्य की स्टार्टिंग किससे होती है? Subject से। सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? डूअर ऑफ ए एक्शन को कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और साथ में कैसा सब्जेक्ट हो? प्लूरल। क्या हो? प्लूरल। तो क्या वर्ब लगेगी? डू वर्ब लगेगी। क्या वर्ब लगेगी? डू वर्ब लगेगी। क्लियर है? और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी लगेगी? डज लगेगी। वर्ब कौन सी लगेगी? डज लगेगी। ग्रामेटिकली देखिए तो वर्ब की डज जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इज इट ओके? Yes, sir. वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दें तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद ये अब आपको डू और डज जो है, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू मेन वर्ब। डू और डज किसको फॉलो करेंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेंगी। डू और डज किसको फॉलो करेंगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करेंगी। क्लियर है? Yes, sir. और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डू डज कहाँ लगेंगी? किन सेंटेंसेस में काम करेंगी? केवल नेगेटिव में, केवल इंटरोगेटिव में, और केवल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, और केवल WH वर्ड में, और या फिर WH वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस में आपकी क्या काम करेंगे? क्या काम करेंगे? डू और डज काम करेंगे। अन्यथा कौन सी वर्ब की काम करेंगे? अब इसको छोड़कर कौन सा आपका सेंटेंस रह गया? अफर्मेटिव रह गया। कौन सा रह गया? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के 5 नाम बताइए। अफर्मेटिव को सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं और सिंपल भी कहते हैं। क्लियर है? तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया था, तो क्या है बताइए? विशाल बताएगा। हाँ भाई, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा विशाल? सब्जेक्ट प्लस आगे बताइए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कब बनेगी? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा देंगे। फॉर एग्जांपल रीड, यहाँ पे ये आपका वर्ब है और रीड का ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनानी है, तो फर्स्ट है तो फिफ्थ की क्या बन जाएगी? रीड्स बन जाएगी।
फिफ्थ क्या बन जाएगी? रीड्स बन जाएगी। क्लियर है? तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। हाँ भाई, किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ सकता है, ऑप्शनल है। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ सकता है, किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब भी आ सकता है, और प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगेगा। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा? मैंने आपको बताया कि डू और डज किसमें काम नहीं करेगी, केवल अफर्मेटिव में काम नहीं करेगी। हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। वेरी गुड। हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज में से। फिर नॉट या नेवर भी हो सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आगे कोई भी प्रीपोजिशन आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकती है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटररोगेटिव का यदि हमें सीक्वेंस बनाना है तो क्या सीक्वेंस लगेगा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी एज इट इज रह के ऑब्जेक्ट लग के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है? इंटररोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो क्या करना है? डू और डज तो पहले ही आएंगे, यस या नो? यस सर। फिर सब्जेक्ट लग जाएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और बाकी एज इट इज होके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्लियर है? यदि WH वर्ड है तो WH वर्ड स्टार्टिंग में आएगा। कितने मेंबर्स हैं WH वर्ड में? 9 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 9 मेंबर्स हैं। क्लियर है? दो प्रकार के आपके WH वर्ड होते हैं, क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन पूछने वाले, जिसको क्वेश्चन वर्ड्स आप कहते हो। क्वेश्चन वर्ड्स आपके दो टाइप के होते हैं। एक तो आपके सिंपल क्वेश्चन वर्ड जिसको WH वर्ड बोलते हैं, और दूसरे होते हैं फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड। फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड आपकी सेकंड टाइप है, जिसमें हाउ मच, हाउ मेनी, उसके बाद एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस आते हैं ना, ये सब है। क्लियर है? ये सब किस में आते हैं? और हाउ फार, ये सब किस में आते हैं? फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स में आते हैं। क्लियर है? फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स कहा जाता है इनको। और इनको क्या कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चनिंग वर्ड्स कहा जाता है। यस या नो? ये आपके सिंपल क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं, ये सिंपल क्वेश्चंस वर्ड हैं, तो जिसको WH वर्ड कहा जाता है। ये कितने हैं? 9 हैं। कितने हैं? 9 मेंबर्स हैं इसके अंदर। क्लियर है? बहुत ही कॉमन है WH वर्ड में वो आ गया, वेयर आ गया, वोट आ गया, वूम आ गया, ठीक है, वैन आ गया। ये सब क्या है? WH वर्ड के मेंबर है। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना है? आप डू और डज लगानी है। डू और डज लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी एज इट इज रह के लास्ट में ऑब्जेक्ट लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद अब WH प्लस नेगेटिव है तो क्या करना है? WH प्लस नेगेटिव है तो क्या करना है बेटा? डू और डज लगा देना आपको यहाँ पे। डू डज लगने के बाद फिर सब्जेक्ट लग गया, फिर नॉट लग गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, लास्ट में ऑब्जेक्ट लग गई, क्वेश्चन मार्क लग गया। यस क्या नो? यस सर। ये कुछ बेसिक सीक्वेंस थे। क्या थे ये? सीक्वेंस। क्लियर है? इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर। क्लियर है? सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर। क्लियर है? SEQUENCE, सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर। ठीक है? या फिर इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर। इन क्या काम आते हैं ये बेटा? क्या काम आते हैं? अगला क्वेश्चन पूछना होना चाहिए आप लोगों का। तो ये किसके काम आते हैं? ये सब काम आते हैं, ये सीक्वेंसेस, ये ऑर्डर, ये स्ट्रक्चर काम आते हैं सेंटेंस को बनाने में, सेंटेंसेस को बनाने में, सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए, सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स का सहारा लेना पड़ता है। सेंटेंसेस को
फ्रेम करने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ता है? सेंटेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। मैंने आपको कल कहा था कि आप लोग जो है वोकैब टैब लेके आइए, यानी आप लोग जो है वोकैबुलरी जो है वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। यदि इंग्लिश को आपको क्या करना है, इंग्लिश को आपको यदि इंग्लिश से फाइट करनी है, आपको इंग्लिश को हराना है, जो आपके मन में इतना बड़ा डर है इंग्लिश लैंग्वेज का, यदि उसको आपको दूर करना है तो फर्स्ट You should enhance your vocabulary. आपको अपना vocab बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? और vocab बढ़ाने के सेक्शंस पे मैंने आपको कुछ वर्ड्स आपको दिए थे कल। Yes या no? Yes sir. अब जो है कुछ वर्ड्स जो हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक, ठीक है? बिल्कुल बेसिक्स में आप सीखेंगे ट्रांसलेशंस। क्लियर है? ये ट्रांसलेशंस क्या है? सबसे बड़ा मुश्किल सवाल है उन बच्चों के लिए जिनको हिंदी से इंग्लिश बनानी नहीं आ रही है। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को मतलब ट्रांसलेशंस नहीं आती है। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन आ गई, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, वो बच्चे आराम से क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं, वो बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, वो बच्चे नोटिस भी लिख सकते हैं, वो बच्चे पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। आप लोगों को हिंदी में सब कुछ आता है, लेकिन आप लोग उसकी इंग्लिश कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। दैट इज योर प्रॉब्लम। और ये समस्या कैसे ठीक होगी? ये समस्या ठीक होगी मात्र आप अपनी वोकैब बढ़ाएं प्लस सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिमाग में रखें। ग्रामेटिकल रूल्स को बोरिंग तरीके से मत पढ़िए, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़िए। एक नई इन्वेंशन कीजिए, अपने एक नए कॉन्सेप्ट बनाइए, नए तरीके सीखिए ताकि आपकी ग्रामर जो है वो इजी हो जाए। अभी जितनी आपको मैं क्लासेस डिलीवर कर रहा हूँ, जितना आप लोगों को सिखा रहा हूँ, एक बात भी आपको ये महसूस हुआ कि इंग्लिश मुश्किल है? इंग्लिश बहुत ही आसान लैंग्वेज है, लेकिन आप लोग जो है उतना उसके प्रति एफर्ट्स नहीं लगा पाते हैं, आप लोग उतना उसके प्रति वर्क हार्ड नहीं कर पाते हैं। यदि आप वर्क हार्ड करोगे अपने टीचर्स के साथ मिलकर, जहां कहीं भी आप हैं, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आप अपनी डेली लाइफ से भी 20-30 नए वर्ड्स को अपने अंदर शामिल कीजिए। क्लियर है? कॉमन हमारी लाइफ के अंदर 20-30 नए वर्ड अगर हम रोज डेली शामिल करते हैं और तो डेफिनेटली हमारी वोकैबुलरी जो है वो इंप्रूव होगी। लेकिन अगर हम वोकैबुलरी इंप्रूव होगी तो जरूर हम टूटा-फूटा यानी टूटी-फूटी इंग्लिश जरूर बोलेंगे, फ्लुएंट इंग्लिश ना बोलें, लेकिन बेसिकली हम टूटी-फूटी इंग्लिश बोलेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगी? वोकैब पावर होगी। क्लियर है? तो आइए अब ट्रांसलेशन करते हैं और अब सबका पता लग जाएगा किसने कौन से वर्ड लिखे हैं और किस प्रकार के वर्ड लिखे हैं। ये एक क्विज होगा, यानी मैं यहाँ से एक सेंटेंस दूंगा उसी वर्ड के ऊपर जो आप अपना नोटबुक के अंदर लिख के आए हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है आपका वो विशाल। यस विशाल, बताएं आपका पहला वर्ड क्या है जो आज आप करके लेके आए? मिस्टर विशाल। यस, अबैट, यस, अबैट फर्स्ट वर्ड है आज का। और अबैट का मतलब पीछे होना। देखिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसको और अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। बैक क्या होती है? पीठ होती है। अरे बैक क्या होती है? पीठ होती है। और पीठ क्या होती है? पीछे होती है। अरे यस या नो? बैक का मतलब क्या हुआ? पीछे। ठीक है? अब जो है आपके लिए सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनानी है आपको। हाँ, चुनौतियों से पीछे मत, चुनौतियों से पीछे नहीं हटते हैं। चुनौतियों से पीछे नहीं हटते हैं। चुनौतियों से पीछे नहीं हटते हैं।
ये सेंटेंस है। जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट में, आप ये कंफर्म कर लें, इज इट अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? Yes, sir. Is it a present indefinite tense? Yeah, there is assurance from your side that yes, this one is a present indefinite tense. अब आपको इसको ट्रांसलेट करना है। चुनौतियों से पीछे नहीं हटते हैं, तो ये इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। यस, कन्वर्ट इट। बताइए। Do not avoid from opportunities. वेरी गुड। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था अगर आपको वर्ड्स आते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर को पढ़ोगे तो आपकी ट्रांसलेशन आएगी ही आएगी। देखिए यहाँ पे डू है, ठीक है, उसके बाद नॉट, डू नॉट, इसको नेगेटिव कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। डू नॉट, अब डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो डू नॉट गो अबैक, डू नॉट गो अबैक। अब किससे? फ्रॉम चैलेंजेस, डू नॉट गो अबैक फ्रॉम चैलेंजेस। ठीक है, क्लियर है? ये बन गई आपकी इंग्लिश। डू नॉट गो बैक फ्रॉम चैलेंजेस, चुनौतियों से पीछे नहीं हटते हैं। क्लियर है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? अंडरस्टूड था। सब्जेक्ट क्या था? अंडरस्टूड था। जैसे आप मैथ्स में मानते हो, माना इसकी वैल्यू x, ठीक है, तो वो आगे जाके 5x हो जाते हैं। यस या नो? पढ़ा है मैथ्स में ऐसा? इसमें अंडरस्टूड था। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या था? बताइए, आप सभी ट्राई कीजिए इस सेंटेंस में आखिर सब्जेक्ट क्या था जो अंडरस्टूड था? You. यू। वेरी गुड, राइट आंसर। यहाँ पे क्या था? यू सब्जेक्ट था, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, वो इनविजिबल था। क्लियर है? लेकिन सब्जेक्ट तो था। किसको कहा मैंने? यू डू नॉट गो बैक फ्रॉम चैलेंजेस, आप चुनौतियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। क्लियर है? आपका वाक्य था, आपका वर्ड था, और उसके बाद एक वाक्य हमने बनाया और हमारा क्या लगाया? सीक्वेंस लगाया। देखो यहाँ पे यू का प्लेस खाली छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यहाँ ये विजिबल नहीं था, इनविजिबल था। फिर डू से स्टार्ट की। मैंने आपको कहा था यू दे के साथ क्या लगना है? डू लगना है, लगा। उसके बाद नेगेटिव था तो नोट लग गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गो, और उसके बाद अबैक फ्रॉम चैलेंजेस, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसके बाद विवेक फर्स्ट वर्ड बोलिए, आपका फर्स्ट वर्ड क्या है? Slogans. क्या? Slogan. स्लोगन्स। स्लोगन्स मींस नारे, ठीक है? ओके, स्लोगन्स। स्लोगन्स, स्लोगन्स होते हैं नारे। स्लोगन्स क्या होते हैं? नारे। नारे होते हैं। अब ये स्लोगन्स कौन से नारे? अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं हम। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने हमें नारा दिया। महात्मा गांधी ने हमें बहुत से नारे दिए। महात्मा गांधी ने हमें बहुत से नारे दिए। महात्मा गांधी ने हमें बहुत से नारे दिए। अब देखिए इसमें आप ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। क्या आ रहा है?
पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर फोकस किए गए, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर फोकस किए हुए हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस करेंगे। तो हमारा सेंटेंस ये हो जाएगा, नेता नेता नारे देते हैं, नेता नारे देते हैं। यस या नो? नेता लोग नारे नहीं देते क्या? Yes, sir. कि एक बार वोट दीजिए उसके बाद तुम्हें दिखूंगा नहीं मैं, ठीक है? एक बार बस वोट दे दीजिए, क्लियर है? और उसके बाद विकास तुम अपने आप करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। ऐसे ऐसे नारे आपको रोज दिए जाते हैं नेताओं के द्वारा। बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट? अरे बन गया। अब नेता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Leader. लीडर, LEADERS, लीडर्स, ठीक है? या फिर नेता, नेता नारे देते हैं क्योंकि ये प्लूरल है तो नेता यहाँ पे प्लूरल है, लीडर्स। अब लीडर्स क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। अरे क्या करते हैं? डिलीवर। डिलीवर क्या है? वर्ब है, देना मींस डिलीवर, DELIEVER। लीडर्स डिलीवर्स, क्या डिलीवर करते हैं? स्लोगन्स। बन गई इंग्लिश। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस कौन सा? अफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा? टेंस कौन सा? परफेक्ट इंडेफिनिट। क्लियर है? देखिए यहाँ पे वर्ब आपके, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो वर्ब यहाँ पे क्या आई? बगैर एस या एस के आई। अरे यस या नो? वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं हुआ क्योंकि ही, सी, इट, ही हो, सी हो और इट हो या फिर कोई नेम हो प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लस कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ही अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो ही अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होता है। अगर ये सब नहीं है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था। सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था। क्लियर हुआ? हाँ भाई विनोद बताइए आपका वर्ड कौन सा है? कौन सा वर्ड है बताइए? हेट। वेट। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। वेट मीन्स प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ठीक है? इंतजार की भी एक हद होती है। ठीक है? वेट मीन्स प्रतीक्षा करना। ओके? गरीब लोग, गरीब व्यक्ति अधिकारियों की प्रतीक्षा करते हैं। अधिकारियों की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है? अब देखिए बन गया एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यस या नो? गरीब व्यक्ति अधिकारियों की क्या करते हैं? प्रतीक्षा करते हैं। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? सत्य है। गरीब व्यक्ति का इस संसार में कोई भी नहीं है। ठीक है? अमीर व्यक्ति तो एक फोन से सब लाइन में नहीं लगते हैं, सबसे पहले उनका नंबर लग जाता है अगर हम पब्लिक सर्विसेज की बात करें। लेकिन गरीब व्यक्ति, आप जैसे, हम जैसे व्यक्ति धक्के खाते रहते हैं लाइनों के अंदर, क्योंकि हमारा सहारा वो कोई नहीं है। हमारा सहारा या तो भगवान है और यहाँ या फिर हमें खुद है। क्लियर है? तो अपने आप को मजबूत बनाइए। क्लियर है? यहाँ पे देखिए गरीब व्यक्ति अधिकारियों की प्रतीक्षा करते हैं। बताइए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है? उसके बाद इस सेंटेंस का चीर फाड़ कर देंगे पूरा। इस सेंटेंस को अभी जो है हम तुरंत जो है बना के कन्वर्ट कर देंगे, इसकी ट्रांसलेशन कर देंगे। बताइए। हाँ, गरीब व्यक्ति अधिकारियों की
तो मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक दे रखी है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाना है तो किससे क्वेश्चनिंग करो, उससे क्वेश्चनिंग कीजिए। कौन गरीब आदमी, कौन अधिकारियों की प्रतीक्षा करता है, गरीब व्यक्ति। क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। और गरीब आदमी, गरीब व्यक्ति किसकी प्रतीक्षा करता है, अधिकारियों की। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने आपको सिखा भी रखा है कि हिंदी के सेंटेंस में बेटा, हिंदी भाषा में क्या होता है, हिंदी के अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी और इंग्लिश का स्ट्रक्चर उल्टा है। पहले सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी। और यहाँ पे इंग्लिश में क्या होता है, इसके उल्टा होगा, सब्जेक्ट पहले आके वर्ब पहले आएगी, फिर बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है। आइए इस सेंटेंस की चीर फाड़ कर देते हैं अभी। और आप बताइए, गरीब व्यक्ति अधिकारियों की प्रतीक्षा करते हैं, तो पुअर मैन भी हो सकता है, पुअर पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, पुअर पर्सन, हाँ भाई, पुअर पर्सन। वर्ब क्या है, प्रतीक्षा। वर्ब क्या है, प्रतीक्षा। पुअर पर्सन, गरीब व्यक्ति, एक ही है तो हम वर्ब के साथ क्या लगा देंगे, अरे बताइए, एस या यस लगा देंगे। वर्ब की इसको फिर फॉर्म बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी सिखाया था यदि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसी या फिर किसी का नाम या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगना तय है। क्लियर है। तो यहाँ वर्ब के साथ क्या लगाएं, एस लगाएंगे। तो पुअर पर्सन वेट्स, पुअर पर्सन वेट्स। अब गरीब व्यक्ति प्रतीक्षा करते हैं किसकी, पुअर पर्सन से, वेट फॉर किसकी, वेट फॉर ऑफिसर्स, वेट फॉर ऑफिसर्स। ठीक है, बन गई इंग्लिश। पुअर पर्सन वेट्स फॉर ऑफिसर्स। यस या नो। आप इस सेंटेंस को और भी लंबा कर सकते हैं। गरीब व्यक्ति अधिकारियों की प्रतीक्षा उनके ऑफिस में करते हैं, तो क्या आ जाएगा, पुअर पर्सन वेट्स फॉर ऑफिसर्स इन देयर ऑफिस, इन देयर ऑफिस। क्लियर है, इन देयर ऑफिस। गरीब व्यक्ति अधिकारियों की उनके दफ्तर में प्रतीक्षा करते हैं। गरीब व्यक्ति अधिकारियों की उनके दफ्तर में क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। आया समझ में? यस सर। आ रही है इंग्लिश समझ में? आसान है ट्रांसलेशन करना। चलिए नेक्स्ट आपका पहला वर्ड बताइए, उसके बाद है वीक। वेरी गुड, वीक। आप भी इंग्लिश में वीक हो, चिंता मत कीजिए, मैं इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। ठीक है, वीक है आपका वर्ड यहाँ पे, वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। क्या होता है, कमजोर होता है। बच्चों को कहा जाता है हिंदी पढ़िए, तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ हिंदी तो पढ़ लूंगा, मेरे को आती है, समझ में भी आती है। और जब इंग्लिश की बारी आती है, इंग्लिश की क्लास आती है, तो बहुत सारे बच्चों को तो अलग अलग प्रकार की दिक्कतें, अलग अलग प्रकार की समस्याएं फेस करने को पड़ती है कि आप पता नहीं टीचर क्या सवाल पूछेंगे, अपने को नहीं आता है, पता नहीं इंग्लिश में सवाल हो सकता है। बहुत सारे मन में आपके डर स्थापित हुए हैं, उनको दूर भगाना है। और इंग्लिश जो आपकी भाषा कमजोर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। और यदि मैं वीक का यदि मैं स्ट्रॉन्ग बोलूं तो ग्रामेटिकली ये क्या है, ये इसका एंटोनिम्स है। ये इसका क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स। वीक का क्या है, एंटोनिम्स है। वीक का वीक का क्या है, एंटोनियम है। ठीक है, वीक का यहाँ पे क्या है, एंटोनियम। तो ये फिर वीक का एंटोनियम है। अब यहाँ पे हाँ, अगर हम वीक का सिनोनिम देखें, SYNONYMS,
सिनोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थक शब्द होते हैं, सेम इन मीनिंग। क्लियर है? सिनोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थक शब्द जो मीनिंग में सेम होते हैं। और एंटोनिम्स क्या होते हैं? विपरीतार्थक शब्द। क्लियर है? तो इसका वीक का सिनोनिम फ्रगाइल हो गया। फ्रगाइल, FRAGILE। फ्रगाइल क्या होता है? कमजोर, वीक। ठीक है? और स्ट्रॉन्ग का यहाँ इसका क्या है? एंटोनिम है। तो वीक, देखिए आज का लास्ट सेंटेंस करवा रहा हूं। देखिए, अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। तो अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। कौन सा सेंटेंस है बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। क्लियर है? अफर्मेटिव का सीक्वेंस क्या रहेगा? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस प्रीपोजिशन लगेगा, एडजेक्टिव लग सकता है, एडवर्ब लग सकती है, ऑब्जेक्ट लगेगा और फुल स्टॉप लगेगा। यस या नो? जब आपके पास सीक्वेंस होगा, जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, तो कौन रोक सकता है आपको ट्रांसलेशन करने से? कौन रोक सकता है आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने से? कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है? अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या करना है आपको? सब्जेक्ट देखना है। और सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। अरे बताइए, सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। ठीक है? ओके, तो देखिए, चिल्ड्रन चिल्ड्रन अब कमजोर होते हैं। तो चिल्ड्रन अब यहाँ पे अब हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो क्या होते हैं? हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, अंडरस्टूड करना पड़ेगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन वीक, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है थोड़ा सा मीनिंगफुल नजर नहीं आएगा। इसमें यहाँ पे हम डायरेक्ट वीक का वर्ड का यूज नहीं करेंगे, ना डायरेक्ट वीक का वर्ड का यूज नहीं करें। तो क्या करें? चिल्ड्रन फेसेस, चिल्ड्रन फेस। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब क्या रहेगी? यहाँ पे फेस रहेगी, ऐसे नहीं लगेगा। चिल्ड्रन फेस, हाँ, ट्रबल्स। चिल्ड्रन फेस ट्रबल्स, TRO। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो आप, प्रॉब्लम्स। चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स, चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स। अब चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स किसमें? इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, बन गया। हमने इसमें डायरेक्ट यूज नहीं किया किसका? वीक वर्ड का। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां हम क्या करेंगे? अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे और वहां पे वर्ब को हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। अब देखिए, चिल्ड्रन फेस प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसका मतलब बच्चे अंग्रेजी भाषा में समस्याएं महसूस करते हैं, बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो इसको हम क्या अंडरस्टूड करेंगे? अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते हैं। क्लियर है? ओके। चिल्ड्रन, अब अगर आप इसको एग्जिस्टेंस और प्रेजेंट देखें, इसकी इंग्लिश दूसरे तरीके से भी आ सकती है। अब कई बच्चे ये कहेंगे, नहीं सर, हमें तो वीक का ही यूज करना है। तो हमें ग्रामेटिकल रूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भीम टेंस है। टेंसों में कौन सा टेंस है? भीम टेंस है। महाभारत में भीम हुआ और टेंसों में भीम है आपका, वो प्रेजेंट
इंडेफिनिट ही है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट की, यदि आप प्रेजेंट स्टेट दिखानी है आपको किसी भी चीज की, यदि प्रेजेंट स्टेट दिखानी है, वर्तमान अवस्था को दिखाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज होगा एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट को दिखाने के लिए। यानी जैसे फॉर एन एग्जांपल है he is a boy, वह एक लड़का है। ये क्या है? प्रेजेंट स्टेट को दिखाया गया है। he is a boy, ये क्या है? इसका प्रेजेंट स्टेट है, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट है। इसको कोई लड़की नहीं कह सकता, लड़का ही कहेगा क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। अब आप ये कहेंगे सर इज एम आर का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। नो, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है। फिर ये कहेंगे सर फिर तो हम कैसे पढ़ें, कैसे सीखें इस इंग्लिश को? बहुत ही भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी आप इज एम आर को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हो, कभी इज एम आर को आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताते हो। पढ़े कैसे? कोशिश भी करें लेकिन फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको एक बात दिमाग में सेट करके रखनी पड़ेगी, इज एम आर के साथ ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा रहे हो तो ये वो क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। और यदि इज एम आर के साथ आप वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप इज एम आर के साथ वर्ब की कोई फॉर्म नहीं लगा रहे, यानी फोर्थ फॉर्म नहीं लगा रहे हो, तो आपका कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। He is a boy, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप सबकी इस समस्या का समाधान करने के लिए, आप सबके मन का भ्रम निकालने के लिए कि वीर सर ने क्यों नहीं लगाया, वो अब मैं दूर कर देता हूं। क्योंकि बच्चों मैं आपको सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा रहा था, तो मैं डायरेक्ट सीक्वेंसेस अप्लाई कर रहा था, अदर ग्रामेटिकल रूल्स मैंने इस टेंस के अप्लाई नहीं किए। अब कर देता हूं। तो चिल्ड्रन आर आ जाएगा। चिल्ड्रन आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। चिल्ड्रन आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बन गया। जैसा तुमने चाहा वैसा ही हमने कर दिखाया। यस या नो? चिल्ड्रन आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज बन गई इंग्लिश। इसका भी मीनिंग क्या आएगा? अंग्रेजी भाषा में बच्चे कमजोर होते। क्लियर है? समझ में आया आप सबको ये लेक्चर? कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? ठीक है, जितने भी मेरे ऑनलाइन क्लास में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आने वाली और भी ऐसी बेहतरीन लेक्चर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।